नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। केंद्र सरकार द्वारा 3 आईपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय में वापस तलब करने को लेकर ममता बनर्जी भड़की हुई हैं और इसी को लेकर उन्होंने ताबड़तोड़ कई ट्वीट्स कर दिए हैं, अपनी नाराजगी जाहिर की है। उधर शुभेंदु अधिकारी ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है और उन्होंने आखिरकार विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ 60 और विधायक भी बीजेपी का हाथ थामने वाले हैं। इन्हीं सब पर चर्चा को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी बहुत ज्यादा भड़की हुई हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ कई ट्वीट्स कर दिए हैं। देखिए, ये ट्वीट्स जो हुए हैं वो दरअसल एक रिस्पांस है, क्योंकि पहली बार जब गृह मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी कि ये 3 अधिकारी जिन्हें वापस केंद्र सरकार अपने पास बुला रही है, तो उस वक्त बंगाल की सरकार की तरफ से पत्र लिखा गया था। वहाँ से ये बताया गया था कि नहीं, हम इसको नहीं छोड़ सकते। कानून का हवाला दिया गया था कि भाई आप ऐसा काम क्यों कर सकते हैं। लेकिन फिर आज दूसरी चिट्ठी गृह मंत्रालय की तरफ से भेजा गया है इन तीनों अधिकारियों को। इनसे कहा गया है कि 22 तारीख तक आपको दिल्ली रिपोर्ट करना है। और जैसे ये चिट्ठी वहाँ पहुँचती है, ये ममता बनर्जी, जैसा कि दरअसल ये बिल्कुल ही नेचुरल रिएक्शन था उनका, ये एक्सपेक्टेड था कि वो उसी तरह का ट्वीट्स करेंगे। उन्होंने 3 ट्वीट्स किए और तीनों ट्वीट्स में उन्होंने हवाला दिया कि ये तो बिल्कुल ही एक्सपेंशनिस्ट, पता नहीं ये वर्ड का क्या मतलब है, कि केंद्र सरकार एक्सपेंशनिस्ट माने पॉलिसी है। ये तो वैसे तो दरअसल इस तरह का शब्द इस्तेमाल हम करते हैं चाइना के लिए, जो दूसरे देशों के जमीन को जो है हड़पना चाहता है। ये बंगाल को ये क्या समझती है? ये पश्चिम बंगाल कोई हिंदुस्तान के बाहर का चीज़ तो नहीं है, और जो कुछ होगा वो कानून के हिसाब से होगा। आपके ट्वीट करने से ज़्यादा बेहतर, अगर आपको लग रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, आपके पास ऑप्शन से सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और वहाँ पे फैसला हो जाएगा। जिस कानून का हवाला देकर के आप ये कह रहे हैं कि बिना स्टेट के परमिशन से कोई भी आईएएस आईपीएस अधिकारी को केंद्र सरकार अपने पास वापस नहीं बुला सकती, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन होनी है राजनीति। दरअसल दोनों तरफ से ही राजनीति की जा रही है, क्योंकि चूंकि ये बहुत ही बड़ा, जिसको कह सकते हैं दुस्साहस, तृणमूल के गुंडों ने किया बंगाल में, कि आप भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बहुमत की सरकार चला रही है, उसके अध्यक्ष के ऊपर आप हमले कर देंगे। आप सोचेंगे कि भाई कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसा तो थोड़ी है कि भाई हिंदुस्तान में सारे लोग जो है वो ममता बनर्जी के गुंडाइज्म से, तृणमूल के गुंडागर्दी से सब डर जाएंगे। इनको लग रहा था कि भाई कुछ नहीं होगा, लेकिन इमीडिएटली केंद्र सरकार एक्शन में आई। अमित शाह बिल्कुल नाराज हो गए, उन्होंने तलब किया, रिपोर्ट्स मंगाई, और ये पाया गया कि ये जो तमाम अधिकारी हैं, ये जो 3 आईपीएस ऑफिसर, एक डीजीपी और एक वहां का कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, इन 5 के ऊपर घास गिरने वाली है और इनको एक एक करके तलब किया जाएगा। तो उसी के प्रोसेस के तहत ये एक्शन लिया गया। बीजेपी ने एक्शन क्यों लिया? बीजेपी ने इसलिए एक्शन लिया कि बीजेपी को यह लग रहा है कि अनटिल अनलेस वो कोई स्ट्रांग मैसेज वेस्ट बंगाल के अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को, वहां के आईएएस अधिकारियों को, जब तक ये कोई कड़ा संदेश नहीं देंगे कि तुम टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम करना बंद कर दो, तब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। उनके साथ, बीजेपी के साथ और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ वहां पे अन्याय होता रहेगा। तो एक मैसेज तो चला गया, और ये मैसेज बहुत ही सटीक गया है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वहां, आईपीएस है, आईएएस है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी तो जाने वाली है। जिस तरीके से पार्टी छोड़ के टीएमसी के बड़े बड़े लीडर्स वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो ग्राउंड तो तैयार ही है। और ये आईएएस आईपीएस अधिकारी ये होते हैं, दरअसल इनका चरित्र जो है ब्यूरोक्रेसी का, वो गिरगिट की तरह होता है, रंग बदलने में टाइम नहीं लगता इनको। तो ये लोग उधर रंग बदलना इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो मतलब ये जो अमित शाह की जो स्ट्रेटजी वो काम कर रही है, और इनकी स्ट्रेटजी सफल हो रही है, इसीलिए ममता बनर्जी नाराज हो रहे हैं कि ये तो खेल उल्टा हो गया। अब ये ट्वीट करें, इसके ऊपर हल्ला मचाए, एक्सपेंशनिज्म कहें, फासिज्म कहें, आप कुछ भी कहें मोदी सरकार को, लेकिन इन अधिकारियों को, जो अधिकारी पॉलिटिकल वर्कर की तरह काम करेंगे और केंद्र अगर उनको तलब करती है तो उनको जाना होगा, अदरवाइज
उनको अपनी नौकरी गंवानी पड़ जाएगी। जी, और मनीष जी, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार आईपीएस कैडर नियम 1954 का जबरदस्त दुरुपयोग कर रही है। इसके साथ साथ ये भी इल्जाम लगाया है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। देखिए, जो आईपीएस कैडर रूल 1954 का जिसका वो हवाला दे रही है, उसको मैंने भी पढ़ा, और ये जो उनका जो आर्गुमेंट है वो सेक्शन 6(1) के ऊपर उनका आर्गुमेंट है कि भाई जो राज्य सरकार है उसकी सहमति जरूरी है। लेकिन उसके ही ठीक नीचे उसमें जो 8 पॉइंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, ये कानून जिस कानून का हवाला दे रही है उसी कानून में लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, अगर स्टेट और राज्य के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाए, झगड़ा हो जाए, बात बने नहीं, द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैटर किसका डिसीजन लागू होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न शैल गिव इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी उस पे राज्य सरकार को एक्ट करना होगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले से बाहर नहीं जा सकते। और इसमें ही इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है, 12वां पॉइंट इस कानून का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसका हेडिंग है इंटरप्रिटेशन, कि ये जो कानून बना दिया गया है लेकिन इसको इंटरप्रेट कौन करेगा, कैसे करेगा। उसमें जो 12वां पॉइंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रूल्स, कि ये रूल क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इसके इंटरप्रिटेशन को अगर करना होगा तो कौन करेगा? द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिसाइड द सेम। मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके ऊपर डिसीजन ले सकती है, वही डिसाइड कर देगी, और वो जो फैसला लेगी वो आखिरी फैसला होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि वो लगातार कानून का हिसाब किताब बता रही है, बेसिकली वो पॉलिटिकल बयान दे रही है। वो कोर्ट चली जाए, कोर्ट में तो 2 सेकंड में ये कानून के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा अथॉरिटी मिल जाएगा जी। अभी तो 3 हुए हैं, फिर 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, कितने को आप रोकेंगे? जब एक बार ये कानून यही कहता है। और ये क्यों कहता है? कानून इसलिए ऐसा है क्योंकि ये जो तमाम आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं वो राज्य सरकार के कारिंदे नहीं हैं, वो राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, वो अपॉइंट होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, इनकी ट्रेनिंग होती है केंद्र सरकार के द्वारा, इनका पूरा डॉजियर जो है मेंटेन होता है केंद्र सरकार के द्वारा, इनकी रिपोर्टिंग केंद्र सरकार में है। तो इसमें ममता बनर्जी पूरी तरह से फंस गई है। और मनीष जी, आखिरकार शुभेंदु अधिकारी ने भी सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है, उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। देखिए, वो शुभेंदु अधिकारी का मसला ममता बनर्जी के लिए काफी महंगा पड़ने वाला है। जिस दिन जब से हम लोगों ने ये बैटल ऑफ बंगाल कार्यक्रम हमने शुरू किया है, और मुझे याद है आपने वो खबर बताई थी कि किस तरीके से मिदनापुर के अंदर शुभेंदु अधिकारी रैलियां कर रहे हैं जिसमें ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं है, उसमें तृणमूल का झंडा नहीं है जी। ये 1-1.5 महीने पहले की बात है। और उसी दिन हमने ये कहा था कि अगर तृणमूल का कोई लीडर रैलियां करता है, ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं है और उसमें तृणमूल का झंडा नहीं है, मतलब उसने फैसला कर लिया है कि वो तृणमूल को छोड़ के किसी और स्ट्रेटजी पे काम करेगा। उस समय कहानी बस 2 थी, उसके पास 2 ऑप्शंस थे जी, कि आइदर वो अपनी ही अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ेगा, गठबंधन करेगा बीजेपी के साथ, या फिर वो सीधे सीधे बीजेपी में ज्वाइन करेगा। ये 2 बातें थी जो लगातार हम लोगों ने 1.5 महीने पहले कही थी। लेकिन फिर बीच में हम लोगों ने यह भी बताया था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ शुभेंदु अधिकारी की बातचीत हो रही है, और यह खबर आ रही है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे इनका एग्रीमेंट हो गया है और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में वो ज्वाइन करेंगे। और इस दौरान कई तरीकों से ममता बनर्जी ने उन्हें लुभाने की कोशिश की, बातचीत का दौरा चला, सब कुछ हुआ, लेकिन ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं, टीएमसी का झंडा नहीं, तो मतलब फैसला पहले ही हो चुका था कि वो तृणमूल में नहीं रहेंगे। और उसके बाद आपने मीटिंग की, बातचीत की, और मालूम चलता है कि उस बातचीत का जो
लब्बो लुभाव है वो मीडिया में टीएमसी की तरफ से लीक कर दी जाती है जी। जिस वजह से इनको एक पॉइंट मिल गया कि जिससे वो लगातार जो है वो एक्शन एक के बाद एक कर रहे हैं। अब अमित शाह जी वो जाने वाले हैं बंगाल, वहां पे बातचीत होगी उस पब्लिक मीटिंग में, न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी बल्कि और भी कई सारे एमएलएज उनकी झड़ी लग गई है। आज 3 एमएलएज टीएमसी के 3 एमएलएज ने आज तृणमूल को टाटा बाय बाय कह दिया है। ये सब के सब एक बड़ा पब्लिक रैली में वो कन्वर्ट होगा और एक नया माहौल बंगाल के अंदर तैयार होगा। और ये अधिकारी ब्रदर्स, अधिकारी परिवार का जो पूरा जो रसूख है, कई लोग 100 सीट बता रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारे जो लोकल सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 35 से 40 सीटों के ऊपर बाकायदा इनका पूरा होल्ड है और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा चुनाव जीतने के लिए। जी, और जिस तरीके से बंगाली और बाहरी की बात कर रही थी ममता बनर्जी, तो उसे देखते हुए बीजेपी ने जो है एकजुट किया है बांग्ला समाज को, और मध्य प्रदेश से भी कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है जो कि टीएमसी के खिलाफ प्रचार करेंगे और बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाएंगे। इसमें तो एक बड़ा नाम हम लोगों ने स्टोरी भी की है कैपिटल टीवी में कि जो अमिताभ बच्चन की जो सास है, मतलब जया बच्चन की जो मदर है वो बीजेपी ज्वाइन कर रही है और वो बंगाल जाकर के वो चुनाव, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अच्छी स्ट्रैटेजी इन सेंस कि बंगाल में जो राजनीति है उसका एक अनोखा सा पहलू है कि वहाँ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो उनका एक दखल होता है, वो पॉलिटिकली जो है बड़े एक्टिव होते हैं। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ते लेकिन चुनाव के दौरान अपनी बातों को जरूर सामने में लेकर के आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब 2011 में ठीक ऐसा ही माहौल था जो अभी माहौल बीजेपी के लिए बन रहा है, तृणमूल के लिए बन रहा था, तो कई सारे आर्टिस्ट, कई सारे राइटर्स, कई सारे लोग जो है जिसको कहते हैं भद्र लोग जी, वहां का जो सिविल सोसाइटी, वहां के जाने माने चेहरे, ये लोग ममता बनर्जी के लिए समर्थन में सामने आए थे कि यहां पे अब बदलाव की जरूरत है। वामपंथी ये लोग, दरअसल ये लोग पहले वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ होते थे, लेकिन इन लोगों ने उनका साथ 2011 में छोड़ा। तो ममता बनर्जी के लिए एक माहौल बनाने में, तो ये जो नुएंसेस है राजनीति का, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीका, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को समझ रही है और इसलिए इस तरह के लोगों को इकट्ठा करके वो एक माहौल क्रिएट करना चाह रही है कि ताकि ये जो ममता बनर्जी की तरफ से जो अटैक होते हैं, बाहरी और इनसाइडर, कोई आउटसाइडर, बंगाली, नॉन बंगाली, है ना भाई, ये लोग तो मछली नहीं खाते हैं, इस तरह का कैंपेन चल रहा है बंगाल के अंदर में कि भारतीय जनता पार्टी क्या जाने बंगाल के बारे में, ये तो मछली भी नहीं खाते। तो ये सारी बातें, और अभी वहां पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग बंगाल के बाहर से तो नहीं आ रहे हैं। 40% वोट मिला है, 18 एमपीज जीते हैं। तो ये इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन टीएमसी के अंदर जो धरा, जो नाराज चल रहा है, वो ममता बनर्जी से उल्टा ही सवाल कर रहा है कि भाई तुम इनसाइडर आउटसाइडर तो बात करती हो, लेकिन तुमने एक बिहारी, एक आउटसाइडर को जो न बंगला बोल सकता है, न बंगला समझ सकता है, न बंगला पढ़ सकता है, न बंगला के बारे में जानता है, न वहां के कल्चर से वाकिफ है, उसके हाथ में सारा पार्टी आपने उसके हाथ में दे दिया प्रशांत किशोर के। तो ये दो बातें एक साथ कैसे चलेगी जी? तो ये ममता बनर्जी जो कहते हैं कि बहुत कुछ लोग, कभी कभी होता क्या है कि जो बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं, जिनको लगता है कि वो सबसे अक्लमंद हैं, वो अपनी ही क्रिएट किए हुए परिस्थिति के बीच में, उस भंवर में, उस चक्रव्यूह में ऐसे फंसते हैं कि उनका निकलने का रास्ता सारा बंद हो जा रहा है। ममता बनर्जी के साथ यही परेशानी है, उनके रास्ते हर तरफ से बंद होते चले जा रहे हैं जी। यहाँ पर मनीष जी, आपने प्रशांत किशोर की बात की, तो एक तरफ तो ममता बनर्जी है जो है अपने पार्टी के सदस्यों को जोड़कर नहीं रखती, प्रशांत किशोर के इशारों पर पार्टी चलवाती हैं, और दूसरी ओर जब शुभेंदु अधिकारी जैसे लीडर है पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, तो टीएमसी सांसद जिस तरह से कल्याण बनर्जी आ गया है, उन्होंने कहा कि विश्वासघात किया है शुभेंदु अधिकारी ने। देखिए, बहुत सारी चीजें होती है राजनीति में, ये बयानबाजी तो होती है कि भाई कोई पार्टी छोड़ के चला गया तो आप क्या कहेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के चले आए, कांग्रेसियों ने क्या जवाब दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फर्क पड़ता है, जिस लीडर के जाने से फर्क पड़ता है वो अगर चला जाए तो पार्टी वाले यही कहते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए
दरअसल टीएमसी के कई सारे लीडर्स वो बाचाल हैं, वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने में टाइम नहीं लगाते। जो शख्स ममता बनर्जी को नंदीग्राम से उठा करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दिया, उसके जाने से आप कह रहे गुड रिडंस, कोई कह रहा है अच्छा हुआ चला गया, कोई कह रहा है गद्दार, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पार्टी के अंदर आपने पूरे टीएमसी को अपनी परिवार की पार्टी में कन्वर्ट करने की कोशिश की। जो गलती सोनिया गांधी से हुई कि उसने एक ऐसे लड़के के, अपने बेटे के ऊपर जिसके पास कैलिबर नहीं है, उसको प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में अपनी पार्टी का पूरा मटिया मेट कर दिया। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी बनाने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा रही है, उसको गंवा बैठी है। और ये आप देखेंगे कि आने वाले समय में कई और सारे टीएमसी के लीडर्स, कई और सारे एमएलएस वो शिप को जंप करेंगे, क्योंकि ये पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है वो दिनों दिन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जो भी लीडर होगा बंगाल में, जो एमएलए बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, जिसका एम्बिशन है, जो सत्ता के साथ दिखना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के नाव में जो है वो सब कूद पड़ेंगे। जी मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी जो हैं वो अधिकारियों से बहुत बुरी तरीके से घिरी हुई हैं, एक तरफ आईपीएस अधिकारियों से और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी से, और उन सबका मुकाबला करने में ममता बनर्जी के पसीने छूट रहे हैं, चाहे वो इस बात को माने या ना माने। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।